नमस्कार। आज हम बात करेंगे कर्नाटक युद्धों की। ये सिर्फ कुछ लड़ाइयां नहीं थीं, बल्कि ये भारत पर कब्जे के लिए अंग्रेजी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनियों के बीच एक जबरदस्त मुकाबले का एक बेहतरीन केस स्टडी है। दो कंपनियां और दांव पर था पूरा भारत। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक कंपनी आगे निकल गई और दूसरी पीछे रह गई। चलिए इस ऐतिहासिक गुत्थी को सुलझाते हैं। तो हम इसे कैसे समझेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि ये दोनों प्रतिद्वंदी कौन थे। फिर तीनों कर्नाटक युद्धों पर नजर डालेंगे, ब्रिटिश जीत के कारणों का विश्लेषण करेंगे, उस एक निर्णायक मोड़ की बात करेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। और हाँ, अंत में एक छोटी सी परीक्षा समीक्षा भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक साम्राज्य के लिए दो प्रतिद्वंदियों से। देखते हैं कि इस संघर्ष की जमीन कैसे तैयार हुई। देखिए, इस पूरे टकराव की जड़ में एक सोच थी, वणिकवाद या मर्केंटिलिज्म। इसका सीधा सा मतलब था कि देश की ताकत उसके सोने, चांदी और व्यापार पर निर्भर करती है, और व्यापार बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका एकाधिकार यानी मोनोपोली। अब सोचिए, जब दो बड़ी ताकतें एक ही बाजार पर अपना एकाधिकार चाहेंगी तो क्या होगा? जाहिर है, टकराव। और इस टकराव का अखाड़ा बना कोरोमंडल तट, जिसे उस समय यूरोपीय लोग कर्नाटक कहते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ रणनीतिक बंदरगाह थे, और इससे भी बड़ी बात, यहाँ के स्थानीय शासकों में आपस में ही नहीं बनती थी। ये राजनीतिक अस्थिरता इन दोनों यूरोपीय कंपनियों के लिए एक सुनहरा मौका थी। तो चलिए अब आते हैं असल लड़ाइयों पर। ये कोई एक दो दिन का मामला नहीं था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 बड़े युद्ध हुए, जिन्हें हम कर्नाटक युद्धों के नाम से जानते हैं। और मजे की बात यह है कि ये लड़ाइयाँ अक्सर यूरोप में चल रहे बड़े झगड़ों की ही एक परछाई थी। पहला युद्ध, जो 1746 से 48 तक चला, वो असल में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का ही एक हिस्सा था। दूसरा युद्ध, जो 1749 से 54 तक हुआ, वो पूरी तरह से भारतीय था। मतलब यहाँ के नवाबों और निजामों की गद्दी की लड़ाई से शुरू हुआ। और फिर तीसरा युद्ध 1756 से 63 तक, ये फिर से यूरोप में छिड़े 7 साल के युद्ध का नतीजा था। पहले युद्ध ने एक बहुत बड़ी बात साफ कर दी, और वो हुई सेंट थॉम की लड़ाई में। सोचकर देखिए, महज कुछ 100 फ्रांसीसी और भारतीय सिपाहियों की एक छोटी सी टुकड़ी ने कर्नाटक के नवाब की 10,000 की फौज को हरा दिया। ये एक बहुत बड़ा शौक था। इसने साबित कर दिया कि यूरोपीय सैन्य अनुशासन और ट्रेनिंग बड़ी से बड़ी भारतीय सेना पर भी भारी पड़ सकती है। अब आते हैं दूसरे युद्ध के हीरो पर, रॉबर्ट क्लाइव। एक समय था जब फ्रांसीसी हर जगह जीत रहे थे। तब क्लाइव ने एक ऐसी चाल चली जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सिर्फ 210 लोगों के साथ उसने सीधे कर्नाटक की राजधानी आरकॉट पर ही धावा बोल दिया और उस पर कब्जा कर लिया। इस एक कदम ने पूरा गेम पलट दिया। फ्रांसीसियों का ध्यान भटक गया और अंग्रेजों का हौसला आसमान पर पहुंच गया। तो ठीक है, क्लाइव ने एक लड़ाई जीती, लेकिन सवाल तो बड़ा है, आखिर में अंग्रेज ही क्यों जीते, फ्रांसीसी क्यों नहीं? चलिए अब इसका गहराई से विश्लेषण करते हैं, दोनों की ताकत और कमजोरी को तौलते हैं। सबसे बड़ा फर्क था दोनों कंपनियों के काम करने के तरीके में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी की तरह थी। फैसले तुरंत जमीन पर लिए जाते थे, तेजी थी, लचीलापन था। वहीं फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी दफ्तर की तरह थी। हर छोटे बड़े फैसले के लिए फ्रांस से इजाजत का इंतजार करना पड़ता था। जब तक पेरिस से जवाब आता, यहाँ खेल ही बदल चुका होता था। अब जरा संसाधनों पर नजर डालिए। अंग्रेजों के पास 3 बड़े और मजबूत किले थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। फ्रांसीसियों के पास मुख्य रूप से सिर्फ पौंडीचेरी। समुद्र में अंग्रेजों का दबदबा था, उनकी नौसेना बहुत ताकतवर थी। वो जब चाहें फ्रांसीसियों की रसद यानी सप्लाई लाइन काट सकते थे। और लीडरशिप की बात करें तो अंग्रेजों के पास क्लाइव, लॉरेंस, कूट जैसे कई धुरंधर थे। फ्रांसीसी टीम में सिर्फ एक ही स्टार प्लेयर था, डुप्ले। और आखिर में सबसे जरूरी चीज, पैसा। 1757 में प्लासी की लड़ाई जीतने के बाद अंग्रेजों के हाथ बंगाल का खजाना लग गया। अचानक उनके पास बेहिसाब पैसा आ गया। अब सोचिए, तीसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान एक तरफ अंग्रेज थे जिनके पास पैसों का समुंदर था, और दूसरी तरफ फ्रांसीसी जो हमेशा पैसों की तंगी से जूझ रहे थे। नतीजा तो साफ था। तो सारी चीजें ब्रिटिश के हक में जारी थीं, लेकिन एक लड़ाई ऐसी थी जिसने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। वो निर्णायक मोड़ जिसने फ्रांसीसी सपनों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और वो नॉकआउट पंच था 1760 का वांडवॉश का युद्ध।
सर आयरकूट की अंग्रेजी सेना ने काउंट डी लाली की फ्रांसीसी सेना को ऐसे करारी शिकस्त दी कि वो फिर कभी उठ ही नहीं पाए। दक्षिण भारत में उनकी सैन्य ताकत पूरी तरह से बिखर गई। बस इसी लड़ाई ने भारत में फ्रांसीसियों का भविष्य तय कर दिया। तो अब सब कुछ खत्म हो चुका था। चलिए देखते हैं कि इस कहानी का अंतिम परिणाम क्या निकला। और हाँ, परीक्षा के लिए कुछ जरूरी सवालों पर भी नजर डालते हैं। युद्ध का अंत हुआ 1763 की पेरिस की संधि से। ये स्कोर कार्ड देखिए, सब कुछ साफ हो जाता है। अंग्रेज अब भारत में सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन चुके थे। उनके साम्राज्य का रास्ता साफ था, कोई यूरोपी टक्कर देने वाला नहीं था। फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी जैसी जगह वापस मिली, लेकिन एक शर्त के साथ, वो इन जगहों की किलेबंदी नहीं कर सकते। मतलब उनकी राजनीतिक ताकत हमेशा के लिए छीन ली गई। चलिए अब देखते हैं कि हमने कितना सीखा। पहला सवाल, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस यूरोपीय संघर्ष का एक हिस्सा था? याद करने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है सी, ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध। दूसरा सवाल, रॉबर्ट क्लाइव की किस घेराबंदी को दूसरे कर्नाटक युद्ध का टर्निंग पॉइंट माना जाता है? ये तो याद ही होगा। बिल्कुल सही, बी, आर्कॉट। ये वाला सवाल थोड़ा सोचने वाला है। इनमें से कौन सा कारण ब्रिटिश सफलता की मुख्य वजह नहीं था? ए, बेहतर नौसेना, बी, ज्यादा पैसा, सी, तेज फैसले लेने वाली कंपनी, या डी, ज्यादा सैनिक। सोचिए, अंग्रेजों की जीत का राज उनकी संख्या नहीं थी, बल्कि उनकी क्वालिटी थी। तो सही जवाब है डी, भूमि सेना की संख्या में श्रेष्ठ था। अगला सवाल, वो कौन सी निर्णायक लड़ाई थी जिसने भारत में फ्रांसीसी सैन्य शक्ति को खत्म कर दिया? इसका जवाब है डी, वांडीवाश। और आखिरी सवाल आज का, उस फ्रांसीसी गवर्नर का नाम क्या था जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने दूसरे कर्नाटक युद्ध को हवा दी? वो थे सी, जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। तो परीक्षा के लिए इन बातों को जरूर याद रखिएगा। पहला, ये युद्ध असल में यूरोप की लड़ाई थे जो भारत में लड़े गए। दूसरा, अंग्रेजों की जीत के पीछे पैसा, नौसेना और बेहतर मैनेजमेंट था। तीसरा, रॉबर्ट क्लाइव का आर्कॉट पर कब्जा एक गेम चेंजर था। चौथा, वांडीवाश की लड़ाई आखिरी और निर्णायक चोट थी। और पांचवां, इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने भारत में अपनी ताकत बढ़ाने का रास्ता पूरी तरह से खुल गया। और हम आज की चर्चा को इसी एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब उनके यूरोपीय दुश्मन मैदान से हट गए, तो अब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के रास्ते में कौन खड़ा था? यहीं से भारतीय इतिहास का एक नया अध्याय शुरू होता है। जुड़ने के लिए धन्यवाद।